कहा था सेक्शन 30 से लेकर 37 तक। मैंने सेक्शन 30 निपटा दिया था, मैंने 31 निपटा दिया था, 32 निपटा दिया था। आज मैं सेक्शन 33 की बातें करूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा 33AB क्या है और ये कहता क्या है। सबसे पहले आप 33AB के अंतर्गत सबसे पहले 33AB के अंतर्गत कौन सी चीजें ली जाती हैं और क्या स्कीम बनाई गई है, ये क्या मैंने इसके बारे में बताया। टी, कॉफी, रबर, डेवलपमेंट अकाउंट। अब जरा देखिएगा यहां पर आपके सामने 3 चीजें आ रही हैं, टी, कॉफी, रबर, डेवलपमेंट अकाउंट। सर ये क्या नाटक आप बताए पड़े हुए हैं, ये है क्या चीज टी, कॉफी, रबर, डेवलपमेंट अकाउंट। मैंने बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा आखिर ये था क्या। मुद्दा ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टी, कॉफी और रबर को एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छी फॉरेन करेंसी मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि जो चीज एसेंशियल कमोडिटी है वो महंगाई में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे इस बार आप देखें कि प्याज के दाम नहीं बढ़ रहे, आलू के दाम नहीं बढ़ रहे, महंगाई नहीं बढ़ रही है, दाम सस्ते हो रहे हैं। यानी यदि हम और आप दोनों मिलकर बात करें तो मोदी सरकार का कहा हुआ वायदा बिल्कुल पूरा हो रहा है। पेट्रोल 4 बार 5 बार नीचे आ चुके हैं। पॉइंट ये नहीं है प्याज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, पॉइंट ये नहीं है क्योंकि प्याज के दाम बढ़ते हैं तो दुनिया चिल्लाती है, तो मोदी जानता है इसे ना बढ़ने दो। आलू, टमाटर, क्योंकि इंसान की जिंदगी इसी में लग गई। कॉफी के दाम बढ़े कोई टेंशन नहीं पड़ती, रबड़ के दाम बढ़े कोई टेंशन नहीं पड़ती, चाय के दाम बढ़े कोई टेंशन की बात नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया है, केवल एक छोटे से नियम बनाए कि इनको एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया। किस में डाल दिया गया? एसेंशियल कमोडिटी में। और जैसे ही वो एसेंशियल कमोडिटी में गए तुरंत उस पर एसेंशियल कमोडिटीज के रूप में एप्लीकेबल होने लगे, एक्सपोर्ट कम हो गया, देश के अंदर चीजें अवेलेबल हो गई, किसी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। अपने यहां सप्लाई में प्राइस को कंट्रोल कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि चाय को खूब एक्सपोर्ट किया जाए, कॉफी को खूब एक्सपोर्ट किया जाए, रबर का खूब एक्सपोर्ट किया जाए। बोले सर क्या फायदा होगा? बोले यार सुनो, ये जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगी हमारे पास उतनी ही अच्छी फॉरेन करेंसी आएगी, और जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी उतना हमको फायदा रहेगा। यानी अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन करेंसी को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरीका बड़ा अच्छा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा इसके लिए एक सिस्टम बनाया। सेक्शन 33AB के तहत कहा, 2 लाइन में पहले इसके मतलब को समझेंगे कि यदि आप टी, कॉफी, रबर बिजनेस को करते हैं और इसको करने से आपकी जो भी इनकम होगी पहले नंबर पर उसे पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। वर्ड में ध्यान दीजिएगा, सरकार इसमें टैक्स छोड़ना नहीं चाहती थी। यदि सरकार इस पर टैक्स छोड़ना चाहती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि भैया चाय भी वही है, कॉफी भी वही है, रबर भी वही है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि चाय उतनी वही नहीं है जितना गेहूं है, चाय उतनी वही नहीं है जितने आलू है, चाय उतनी वही नहीं है जितने गोभी है। बिकॉज इट रिक्वायर्स नेसेसरी मशीनिंग एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स। ऐसा नहीं है कि आप गए और तोड़ लाए और रबड़ का काम कर गया।
ऐसा नहीं है कि आप पत्ती तोड़ लाए चाय बना ली। आप यदि ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम रखा, ये नहीं। मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, ये फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये कैसी एग्रीकल्चर इनकम है? इसमें कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और कुछ पोर्शन को बिजनेस इनकम माना जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा। ऐसी तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर है तो हम लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसा हम लोग जानते हैं। लेकिन जितनी बिजनेस इनकम है उस बिजनेस इनकम पर हमें टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप इस इनकम पर भी टैक्स से बच सकते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा आपको टैक्स से बचने के लिए? बोले यार करना कुछ नहीं पड़ेगा, आप एक रिजर्व क्रिएट करिए। क्या क्रिएट करिए? रिजर्व। और उस रिजर्व में से पैसा निकाल बिजनेस को डेवलप करने के लिए। किस बिजनेस को डेवलप करने के लिए? टी कॉफी रबर बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप उस फंड का इस्तेमाल करिए। तो चाहिए हम आपको 40% ऑफ द प्रॉफिट तक की छूट दे देंगे। यानी एक इंसान अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट बचा सकता है? अब तो मैक्सिमम की बात करेंगे, कितना बचा सकता है? मैंने कहा 40% ऑफ द इनकम। जो भी आपकी बिजनेस इनकम आएगी उस बिजनेस इनकम का 40% तक आप क्या कर लेंगे? रिजर्व बना लीजिए, फंड बना लीजिए, अकाउंट बना लीजिए। इस 40% पैसे को गवर्नमेंट ने जो बैंक बताया है उस बैंक में पैसे को क्या कर दीजिए? डिपॉजिट कर दीजिए। और डिपॉजिट किए गए पैसे का इस्तेमाल बिजनेस डेवलपमेंट में करिए। मैं तो सीधी बात जानता हूं, काय में करिए? बिजनेस डेवलपमेंट में करिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको छूट दे देंगे। गवर्नमेंट सीधा पढ़ना जानता है कि यदि आप टैक्स सेविंग चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस बढ़ाते जाइए। पैसा लीजिए डेवलप करिए, पैसा लीजिए डेवलप करिए, पैसा लीजिए डेवलप करिए, कमाइए डेवलप करिए और कमाकर डेवलप करते चले जाइए। इसे कहते हैं टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अब पॉइंट ये आता है, डेवलपमेंट कैसी? मशीनरी खरीदेगी या मशीनरी खरीदेंगे, डिविडेंड नहीं बांटेंगे अपने शेयर होल्डर को, बिजनेस के ग्रोथ में लगाएंगे, प्लांट खरीदेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे। गवर्नमेंट कहां पर आपको छूट दे रही है वो कंडीशंस की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन हम अभी मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ये अकाउंट है क्या। ये बात हम सबको क्लियर हो गई। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये टी कॉफी रबर में किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं। तो ये सबसे पहली चीज एक ही चीज को कहती है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? द असेसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ टी कॉफी रबर प्लांटेशन इन इंडिया। चलिए साहब, इससे प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट करवाने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ एग्रीकल्चर और कुछ नॉन एग्रीकल्चर होगा और एग्रीकल्चर का हम 40% तक क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट। कहां? तो पॉइंट ये आता है, द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द असेसी इन अ स्पेशल अकाउंट विद नाबार्ड और एनी अदर बैंक अप्रूव्ड बाय टी कॉफी रबर बोर्ड। या तो आप नाबार्ड में पैसे जमा करिए या क्या करेंगे आप, जो टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, बोर्ड मतलब गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, रबर बोर्ड है, ये जो बोर्ड बनाने गए उस बोर्ड ने जिस बैंक का नाम सजेस्ट किया, जिस बैंक का नाम अप्रूव किया, आप उस बैंक में भी पैसा जमा कर सकते हैं। यदि मान लीजिए बोर्ड ने अप्रूव कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो जाइए यूपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस स्कीम के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? पैसा जमा कर सकते हैं। द
amount must be deposited within 6 months from the end of previous year, but before the due date of filing income tax return. आप ध्यान देंगेगा, इस पैसे को जो डिपॉजिट का पैसा है, जो डिपॉजिट किया जाएगा, कब तक? विदिन 6 मंथ और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मान लीजिए 31 मार्च 2014 तक आपने प्रॉफिट कमाया, ईयर एंड तो 31 मार्च को ही होगा, तो 31 मार्च 2014 तक का जो प्रॉफिट है उसका पैसा कब तक आपको डिपॉजिट करना होगा? 6 महीने। 6 महीने होते हैं सितंबर, यानी यू हैव टू डिपॉजिटेड द मनी विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई थी, तो आपको ये पैसा कब तक जमा करना पड़ेगा? जुलाई तक जमा करना। क्लियर और नॉट क्लियर? और चौथा पॉइंट आता है असेसी मस्ट बी, क्या कहता है, अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड। देखिए पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, पैसे का इस्तेमाल किया किए क्या नहीं किया, ये सारा काम चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आएगी नहीं, उसने आपको अपॉइंट कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रखा है, और वो कहते हैं कि साहब आप अपना अकाउंट ऑडिट करा के दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने पैसा इस्तेमाल किया है या नहीं। अब पॉइंट आता है, वो जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उस पैसे का क्या करेंगे? मैंने आपके सामने साफ बात कही थी कि जो भी पैसा है उस पैसे का 40% ऑफ द प्रॉफिट और 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड इन अकाउंट, विच एवर इज लोअर, उतनी ही आपको छूट मिल जाएगी, यू विल गेट द डिडक्शन। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो पॉइंट ये आता है एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 40 जो भी पैसा है आप उस पैसे को क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे। तो जो डिपॉजिट करेंगे उसका कितना परसेंट? 40%। 40% ऑफ द बिजनेस इनकम, और जो भी आपने डिपॉजिट किया विच एवर इज लोअर, उसी की आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। पॉइंट ये आता है, ये जो डिपॉजिट किया गया मनी होगा, आखिर इसका क्या किया जाएगा? मैंने कहा आपके सामने deposited money should be utilized to promote business for the development of business, या यूं कहिए उन स्कीम में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा जिस स्कीम को बनाया गया है, जिस स्कीम के लिए आपसे कहा गया है, टी बोर्ड ने, डेवलप कॉफी बोर्ड ने, रबर बोर्ड ने, कि जो पैसा है आपका इसका इस्तेमाल इस पर्पज में किया जाएगा टू प्रमोट द बिजनेस। इसका सीधा मीनिंग हुआ कि उस बिजनेस के प्रमोशन के अलावा आप किसी और चीज में उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ चीजें हमारे को डाउट क्रिएट करती है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि साहब किन किन जगहों पर पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन जगहों पर पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूं ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट में पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यू कैन परचेज कंप्यूटर। कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के ऑफिस अप्लायंसेज इक्विपमेंट्स हैं उनमें इसकी कोई पैसा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मशीनरी इंटाइटल्ड टू 100% डेप्रिसिएशन। आप मशीन खरीदिए, बाकायदा मशीन के लिए आप डिडक्ट, मशीन तो बिजनेस प्रमोशन है ही, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसी मशीन मत खरीदिए जो एक ही साल में डेप्रिशिएट हो जाए। ऐसी खरीदिए जो 15, 20, 30% वाली हैं, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने वाली हैं, उन्हें खरीदिए। उसके अलावा और कई मशीनों में पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ऑफिस प्रिमिसेस में पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, अंडरटेकिंग, ये सारी जगह रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इन सब जगहों को बिजनेस पर्पस के डेवलपमेंट के लिए नहीं माना जाएगा। और बाकी चीजों में आप पैसा लगा रहे हैं, डेवलप करने के लिए लगा रहे हैं, प्रमोट करने के लिए लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, तो ये बिजनेस पर्पस माना जाएगा और आपको बाकायदा इसकी छूट मिलेगी। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो पैसा जमा किया गया है उस पैसे का क्या किया जाएगा। मैंने कहा था डिपॉजिटेड मनी शुड बी यूटिलाइज, विड्रॉल किया जाएगा और विड्रॉल करके उस पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पस में किया जाएगा जो पर्पस डिसाइडेड है। बिजनेस प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहेंगे बेटा हम लोग, वेयर एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम सच अकाउंट इन अ ईयर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर, द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट शैल बी चार्जेड इनटू टैक्स। आपने पैसा विड्रॉ किया, मैंने कहा विड्रॉ किस लिए किया था, बोले यूटिलाइज करने के लिए, तो आप यूटिलाइज कर लीजिए। मान लीजिए पैसा आपने विड्रॉ कर लिया और आपने उस पर्पस को उस पर्पस के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाए और पैसा अभी भी आपके पास बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस बचे हुए पैसे पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसकी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। यहां पर एक लाइन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने रिजर्व बनाया, रिजर्व में पैसा आपके पड़ा हुआ है और आपका बिजनेस बंद हो गया, आपने बिजनेस बंद कर दिया, कोई भी रीजन। अब पॉइंट ये आता है कि बिजनेस बंद होने के बाद तो पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है ना, अब उस पैसे पर क्या टैक्सेबिलिटी होगी, जरा ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो जरा देखिए, जरा यहां पर पॉइंट आइए, नोट करिए, देखिए जरा, वेयर एनी अमाउंट, पीछे देखिए, अमाउंट विड्रॉन ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म शैल बी टैक्सेबल। यानी यदि आपने अपनी कंपनी को बंद किया, बिजनेस बंद किया, क्लोज किया, डिसोल्यूशन किया और ये करने पर आपने यदि पैसा विड्रॉ किया है तो क्या होगा, शैल बी टैक्सेबल। बट the amount withdrawn on partition of नेचुरल पिक्चर है, पार्टीशन हुआ HUF का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बंद हो गई, डेथ ऑफ टैक्सपेयर ही मर गया, शैल नॉट बी टैक्स। यानी ये बड़ी अच्छी बात रही। यदि एक प्रोप्राइटर ने अपना बिजनेस बंद किया, टैक्स लग जाएगा। एक पार्टनरशिप फॉर्म ने कंपनी को डिसोल्यूशन किया, टैक्स लग जाएगा। एक कंपनी ने अपना बिजनेस बंद किया, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं यदि कहूं कि यदि एक HUF का पार्टीशन हुआ, नहीं टैक्स लगेगा। यदि कोई असेसी है जिसकी डेथ हो गई और मरते ही उस पैसे पर राइट उसकी बीवी का हो जाएगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये अमाउंट पूरे तौर से आप देखेंगे कि डेथ के बाद उस पर किसी भी तरीके की टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी। आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे तब भी उस पर कोई टैक्स नहीं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने दो बातें कही हैं बेटा। कब टैक्स लगेगा? क्लोजर पर टैक्स लगेगा, लिक्विडेशन पर टैक्स, डिसोल्यूशन पर टैक्स लगेगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पर नहीं लगेगा, पार्टीशन पर, HUF पर नहीं लगेगा। फिर मैंने आपके सामने एक बात रखी कि यदि किसी टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी तब इस अमाउंट को हम विड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स निकलकर नहीं। अब मान लीजिए हमने कोई एसेट परचेज की, उस एसेट हमें 8 साल तक अपने पास रखना होगा। हम उस एसेट को बेच नहीं सकते। कब तक नहीं बेच सकते? 8 साल। यदि 8 साल के अंदर बेच दिया द अमाउंट इज चार्जेबल टू, उसका आपको बड़ा टैक्स लग जाएगा। इसलिए जो भी एसेट्स आप परचेज करेंगे उसको कितने साल तक रखेंगे? 8 साल। पॉइंट है, इफ द एसेट परचेज फ्रॉम द अकाउंट इज
जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम की डिडक्शन आपसे क्या कर ली जाएगी, वापस। फिर देखिए बेटा, इफ द एसेट परचेज withdrawn, however the deduction shall not be withdrawn where the asset is sold to the government or some statutory corporation is transferred under a scheme of succession of a firm by a company। यदि आप सक्सेशन ऑफ अ फर्म बाय ए कंपनी, फर्म कंपनी के पास जा रही है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। या मान लीजिए आपने प्लांट मशीनरी सब एक्वायर करके लगा रखा था, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान आ गया और आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा यदि ये प्रॉपर्टी किसने परचेज कर ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज की है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो मैं और आप दोनों सेक्शन 33AB के अंतर्गत इन सारे पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बात साफ समझू। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 33AB। सेक्शन इसको बुला देता हूं, सेक्शन 33AB। लिखिए, आखिर ये है क्या? साइट रेस्टोरेशन फंड, साइट रेस्टोरेशन फंड। कॉपी वाले रूल्स में कौन सी एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है, कौन सी? बहुत अच्छी बात है जो पूछी। आखिर टी बिजनेस है, कॉफी बिजनेस है, उसमें कितना परसेंट कंपोनेंट हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और कितना परसेंट कंपोनेंट हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम? तो जरा लिखिए, तीनों के नाम लिख दीजिए। या आप एक काम करिए, नाम हम छोड़िए, आप शुरू में आइए BC4, बिल्कुल बिगनिंग में आइए। अरे बिल्कुल बिगनिंग में आइए, BC4। आप जरा देखिएगा नीचे की तरफ आपको मिलेगा, मिला? देखिए बेटा, नीचे लिखा हुआ है द रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग एन इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चर। देखिए आप, देखा आपने? अब मैं आपके सामने एक एक चीज को दिखाता हूं, ठीक है? आपको मिला? क्या कहा गया देख रहे हैं आप लोग? टी इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर कितना है? 40% और एग्रीकल्चर कितना है? 60%। ध्यान ये लगाओ बेटा। हाँ, फिर आप देखिएगा नीचे अगला कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? रबर। कितना नॉन एग्रीकल्चर है? 35%। कितना एग्रीकल्चर है? 65%। कॉफी कितना नॉन एग्रीकल्चर है? 25। कितना एग्रीकल्चर है? 75। ये परसेंटेज है। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ कॉफी ग्रोन कर्ड मस्ट दिया हुआ है, उसके लिए अलग रूल दिया गया है और वहां फिर 40 और 60 की तरह ट्रीट किया गया है। लेकिन जनरल कॉफी के लिए हम लोग 25 और 75 का रूल एप्लीकेबल, यानी 75% ऑफ द इनकम कैसी इनकम मानेंगे और 25 इनकम क्या मानेंगे? क्लियर और नॉट? और जो ये परसेंटेज है 40%, वो जितना नॉन एग्रीकल्चर
उस नॉन एग्रीकल्चर इनकम का हम लोग परसेंटेज को रिजर्व में ट्रांसफर करें। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपए, जरा हम इसी को जरा बात करते हैं, जरा इसको मत देखा है, 33AB की बात करते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई इनकम कमाई 1 लाख की चाय कमाई। अब चाय की इनकम में से कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चर? आपने कहा 60% एग्रीकल्चर, 1 लाख का 60% कैसी इनकम हो गई? एग्रीकल्चर। तो 40,000 बचा। अब मैंने आपसे कहा आप रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? सेक्शन 33AB के अंदर 40% ऑफ द प्रॉफिट। ध्यान से देखिए जरा, 40% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपका? 40,000। उसका 40% कितना होता है? 16,000। और एक्चुअल डिपॉजिट विचएवर इज, यानी आपने 40% हुआ 16,000 और डिपॉजिट आपने 15,000 किया है। 16,000 और 15,000 विचएवर इज लोअर, कितना हुआ? 15,000। सुन लिया ना आपने? माइनस कर दिया जाएगा। अब कितनी इनकम आई? ये इनकम टैक्स है। क्लियर? बस ध्यान ये रखना है आपको कि डिपॉजिट किया गया पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल आप किस पर्पज में करेंगे? बिजनेस। किस पर्पज में करेंगे? बिजनेस। तो सेक्शन 33AB बिल्कुल साफ थी। टी, कॉफी, कितना डिडक्शन मिलेगा? 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड व्हिचएवर इज। इससे ज्यादा इस लाइन में कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए अगला सेक्शन लिखिए 33ABA। उसका नाम मैंने क्या रखा है? साइट रेस्टोरेशन फंड। अब जरा यहां पर आप देखिए, आप लोगों के दिल विचलित हो गए लगता है, बातें न करिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सेक्शन 33 के अंतर्गत स्पेशल स्कीम आई है, स्पेसिफिक स्कीम आई है। पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस के लिए स्कीम थी, पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए। नेचुरली है कि इसका टारगेट कंपनियों को बेनिफिट प्रोवाइड करना, पहुंचाना था। क्यों? टैक्स इंसेंटिव्स देकर, टैक्स बेनिफिट देकर हम एक तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। सेक्शन 33ABA साइट रेस्टोरेशन फंड, जो ये फंड बनाया गया, दैट इज फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी यदि हम बात करें तो सेक्शन 33AB के अंतर्गत कौन सा बिजनेस है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप जैसा जानते हैं हमारे देश के अंदर ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ऊपर राइट कौन सी गवर्नमेंट का होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसके बारे में जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? अब हम देखते हैं साइट रेस्टोरेशन फंड के अंतर्गत पॉइंट आएगा कि कौन कौन और किस किस के लिए रूल एप्लीकेबल है। पहला था द assessee must engage in the production of petroleum और natural gas। मेरे ख्याल से कुछ समझाने वाली बात नहीं। दूसरा पॉइंट, द assessee has an agreement with the सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एग्रीमेंट किसके साथ होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होगा। अब तीसरी चीज, ये किस मंत्रालय में आएगी? तो वो भी आप जान गए होंगे। किसके अंतर्गत?
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल सी बात है बेटा, ये वही डिपॉजिट अकाउंट है जहां पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है, कोई भी बैंक जिसे ये मंत्रालय मिनिस्ट्री अप्रूव कर दे, उस बैंक में आपको क्या करना होगा, पैसा जमा करना होगा। जमा किए गए अकाउंट कितना हो सकता है, बस ये सेक्शन साफ कहता है। मैं इसको समझने के लिए इतने ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा और मैं सीधे कह दूं 20% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल डिपॉजिट whichever is low। ये जो whichever is low है, इसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 33 ABA के अंतर्गत। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ बिल्कुल कर दिया कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बिजनेस से होने वाली इनकम को जो भी आपका प्रॉफिट होगा, आप उस प्रॉफिट का 20% इस्तेमाल सरकार चाहती है कि किस पर्पज में करें, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट बिजनेस की वही कहानी है। द मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट किए गए पैसे को आप इस्तेमाल कहां करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे, मशीन खरीदेंगे, 8 साल तक बेचेंगे नहीं, समझ लो ना, ऐसी मशीनें नहीं खरीदेंगे, ये दुनिया भर की बात है। सारा का सारा वही प्लान है डेवलपमेंट का जो सेक्शन 33 एबी के अंतर्गत बताया गया है। सरकार रिजिड है इस पैसे को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने का। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिजर्व बनाकर किसी दूसरे पर्पज में इस्तेमाल कर सकते। आपको याद हो, जब मैं अकाउंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था स्टैट्यूटरी रिजर्व, आप देख रहे होंगे आपको ये रिजर्व, ये वैधानिक रिजर्व है, ये उसी पर्पज में इस्तेमाल किए जाएंगे जिस पर्पज के लिए ये बनाए गए हैं। आप चाहे इसका डिविडेंड बांटते हैं तो नहीं बांट सकते, अभी बांटते हैं तो जितना भी अमाउंट आप डिडक्शन के रूप में बेनिफिटेड ले चुके हैं आपको उस पर टैक्स देना है। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए जी। ये जो पैसा है, बात है ये कब तक डिपॉजिट किया जाएगा, कितना डिपॉजिट किया जाएगा, 20% ऑफ द प्रॉफिट और अमाउंट। क्वेश्चन आया कब तक जमा किया जाएगा। सेक्शन 33 ABA कहती है कि जैसे ही आपका 31 मार्च 2014 का खत्म होगा, उससे पहले ही आपको ये पैसा कहां जमा करना होगा, सेक्शन 33 AB क्या कहती थी, ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने, और सेक्शन 33 ABA क्या कह रही है, ईयर खत्म होने से पहले ही। यानी और अकाउंट अमाउंट जो भी डिपॉजिट है वो प्रीवियस ईयर में ही पैसा क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट। प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट जाएगा तो जो प्रॉफिट होगा वो सर्टेन तो नहीं होगा तब तक, तो सर्टेन प्रॉफिट तो आया नहीं होगा, एक अमाउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो लास्ट में कराई जाएगी फाइनल अकाउंट, तो सर्टेन प्रॉफिट ज्यादा जमा कर दो। आपको लगता है आपको कम हो रहा है, यस, हमको यदि 31 मार्च को भी पता नहीं है कि हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है 3 तिमाहियां हो चुकी होंगी, 3 क्वार्टर के तो रिटर्न ही जा चुकी होंगी, वो 3 महीने से आप टीडीएस हर महीने का जमा करा रहे होंगे, 31 मार्च तक टीडीएस कैसे जमा कराएंगे। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज तो आपको 31 मार्च तक ही सेटल करनी होगी। 31 मार्च को प्रॉफिट क्या होगा ये बात तो पहले ही आपको पता लगा लेनी चाहिए। नहीं है तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा मनी डिपॉजिट कर दो। सरकार तो कहती है कि एंड तब होगा जब आप पैसे को बैंक में क्या कर दो, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दिन भी तुम्हारे को पैसा यूज करने का राइट नहीं दे रही। पेट्रोलियम पर इतना कंट्रोल है, प्योर प्राइसिंग, प्योर एवरी मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल स्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज रिजिड है और स्पेसिफिक। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो सेक्शन 33 ABA क्या हम लोगों को क्लियर है या नहीं? अच्छा बताइए 33 AB क्या थी? टी कॉफी रबर एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड इज 40% ऑफ द प्रॉफिट व्हिचएवर इज लोअर। और 33 ABA क्या कहता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 20% ऑफ द प्रॉफिट एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट व्हिचएवर इज।
इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सर इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सेक्शन 33 की दोनों कंडीशन बताइए, पूरी हो गई? सेक्शन 34 के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। इसके बाद सेक्शन स्टार्ट हुआ सेक्शन 30। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक सेक्शन में घुसते हैं और सेक्शन 35 के अंतर्गत आने वाले जितने भी आइटम होंगे हम उसके ऊपर सारी बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये क्या है। तो आइए बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च यानी सेक्शन 35 के अंतर्गत हम किसे लेते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। देखिए साइंटिफिक रिसर्च को सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे आखिर ये है क्या। रिसर्च कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि बस एक ही दिन के अंदर रिसर्च पूरी हो गई आपकी। रिसर्च दो तरीके से की जा सकती है। पहला, आप खुद रिसर्च करें, एक्सपेंसेस इनकम। आप खुद रिसर्च करें, आप खुद रिसर्च करें। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप रिसर्च ना करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च को हम लोग ऐसा कहते हैं, बोलो। यहां खुद एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं यानी रिसर्च हम खुद करा रहे हैं। और यहां रिसर्च हम खुद नहीं करा रहे हैं बल्कि किसी एजेंसी से हम उसे पैसे दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करेंगे। दोनों तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यहां एक पॉइंट हमारे और आपके बीच में निकल कर आ रहा है, सर यहां पर हम खुद साइंटिफिक रिसर्च पर एक्सपेंडिचर करें और हम खुद ना करें, इसका क्या मतलब है? मेरे पहला मतलब है कि यदि हम खुद एक्सपेंडिचर कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च पर तो फिर हमारे सामने दो तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाएंगी। वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। यार मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो मैं साफ जान लेना, अदर देन लैंड। मैं लैंड को छोड़ती बात कर रहा हूं, अदर देन लैंड। यानी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करेंगे या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करेंगे, ये दो बातें आपके सामने निकल कर आती है। अब पॉइंट ये निकल कर आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो तो एक अलग बात होगी। आप साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को एसेट्स मानेंगे, अलग बात होगी। एक्सपेंडिचर को पीएनएल में ले जाएंगे, एक अलग बात होगी। मैं कहता हूं कि आखिर इनकम टैक्स के अंदर इस एक्सपेंडिचर का क्या नियम है? एक बात क्लियर हो गई। यानी पॉइंट है साइंटिफिक कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कॉन्ट्रीब्यूशन किसे देते हैं? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, लेबोरेटरीज, साइंटिफिक जो लेबोरेटरीज बनाई गई हैं, साइंटिफिक एसोसिएशन बनाई गई हैं, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसका काम कर रही है? रिसर्च का काम कर रही है, रिसर्च में लगे हुए। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि यदि हम इनके ऊपर खर्चा करें तो क्या इनकम टैक्स हमें इनके ऊपर कोई छूट देता है या नहीं देता है? खर्चे का क्या है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैं एक लाइन सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला मैं कहूं कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च शैल बी अलाउड एज डिडक्शन।
द रिसर्च इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसिंग। मान लीजिए आपने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर किए हैं और वो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर किए गए खर्चे रेवेन्यू नेचर के, उनकी डिडक्शन मिलेगी कब? यदि वो रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसिंग। यदि अपने रिसर्च के लिए, अपने बिजनेस की रिसर्च के लिए हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वी विल गेट डिडक्शन। और मान लीजिए मेरे को अपनी रिसर्च तो दिख नहीं रही है और मैं किसी दूसरे की रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे रिसर्च की कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको नहीं। मैं बात खर्चे की कर रहा हूं या कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहा हूं? खर्चे। तो अभी हम बात किसकी करेंगे? एक्सपेंडिचर की करेंगे। और एक्सपेंडिचर क्या कहता है? साफ कहता है the capital revenue expenditure incurred for scientific research shall be allowed as deduction if the research is related to the business of। यहां मैं दूसरी बात कहता हूं। मान लीजिए आपने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा किया और ये खर्चा कैसे नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर में कौन सा छोड़कर? अदर देन लैंड को छोड़कर। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि इफ वी आर यूजिंग द एसेट्स फॉर द कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च इट इज एलिजिबल फॉर 100% डेप्रिसिएशन। अभी थोड़ी देर पहले आपने 100% डेप्रिसिएशन वर्ड सुना था। मैंने पहले भी अकाउंट्स में भी कई बार इस्तेमाल किया इस वर्ड को। आज बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूं। इफ वी आर यूजिंग द एसेट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च इट इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। यानी मैं सीधे कह दूं ये उसी तरीके से एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया जाएगा जैसे आप बाकी खर्चों को दिखाते हैं। एंड इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। एंड इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। उसे अलाउड एक्सपेंसेस कहेंगे, बिजनेस एक्सपेंडिचर कहेंगे इफ द रिसर्च इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसिंग। यदि रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड है देन इट इज अलाउड। और यदि ये रिसर्च मेरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इस खर्चे की भी कोई डिडक्शन नहीं। यदि आप कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, मशीन खरीद के लाते हैं और उसे साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं तो इन द फर्स्ट ईयर यू विल डेबिट द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड आप उसको 100% डिडक्शन क्लेम कर देंगे। लेकिन लैंड के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं। हाँ कुछ कहना चाहिए? It is eligible for deduction. R&D lab. Yes, it is eligible for deduction. It is eligible for deduction. Every expenditure other than it is allowed as deduction. यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लैब बनाई, बिल्डिंग बनाई, बस स्टिल इट इज अलाउड, उस पर भी हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। और 100% यदि इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। एनी डाउट? बशर्ते की रिसर्च किससे रिलेटेड होना चाहिए? द रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ। मैंने दो तरीके के खर्चे कर दिए। लैंड डेप्रिसिएशन नहीं होता है इसलिए उसको कोई रिडक्शन क्लेम नहीं करते। अब पॉइंट ये आता है कि इन दोनों पॉइंटों के अंतर्गत आप देख रहे थे खर्चा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और जब खर्चा हम कर रहे हैं तो इसकी डिडक्शन क्या मिलेगी? हमें मिलेगी। अब यहां पॉइंट एक चीज आती है कि यार रिसर्च करने में तो 10 साल लग गए हो, 20 साल लग गए, खर्चे चली रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। केवल उन्हीं खर्चों को लिया जाएगा जो कमेंसमेंट से 3 साल तक के खर्चे हैं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बट विद इन 3 years immediately before the commencement of business shall be deductible. Do not include
द परक्विजिट टू, यानी ये परक्विजिट टू एम्प्लॉय को अंडरलाइन कर लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपने रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के ऊपर सालों साल खर्चे करने पड़ते हैं। सेक्शन 35 सारे खर्चों की डिडक्शन को अलाउ नहीं करता, कहता है जिस समय आपकी रिसर्च हुई है और उसके ठीक 3 साल पहले तक के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, यानी करेंट ईयर के भी और पिछले 3 साल तक के भी, सीधे शब्दों में कहा गया है 3 years immediately before the commencement of business shall be deducted। केवल 3 साल तक के खर्चे लिए जाएंगे, लेकिन उन 3 साल के खर्चों में एम्प्लॉय की सैलरी ली जाएगी, अलाउंसेस लिए जाएंगे, बट क्या नहीं लिया जाएगा, जो परक्विजिट दिए गए होंगे उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च क्लियर है। अब मैं आपके सामने बात करूंगा, यहां पर मेरा पॉइंट है कि अब मैं रिसर्च खुद नहीं करूंगा, बेहतर क्या है दूसरों से रिसर्च करा दें। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप बताइए, यदि दूसरे रिसर्च कराना है, दूसरे को रिसर्च करवाना है, तो हम क्या करें? रिसर्च के लिए पैसे दे दें, कॉन्ट्रीब्यूशन, वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या दे रहा हूं मैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। सरकार कहती है यार अनाड़ी आदमी यदि रिसर्च करेगा तो क्या कर पाएगा, सरकार को तो, सरकार के पास तजुर्बेकार लोग हैं, एक्सपर्ट टीम है, वो फंड का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करेगी। यदि आपको रिसर्च करानी ही है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करो और हम आपको वेटेड डिडक्शन देंगे। वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या शब्द इस्तेमाल किया मैंने? वेटेड डिडक्शन। यहां वर्ड इस्तेमाल की थी मैंने, क्या देंगे? डिडक्शन। और यहां मैं वाक इस्तेमाल क्या कर रहा हूं? वेटेड डिडक्शन। अब पॉइंट ये आता है, वेटेड डिडक्शन क्या मतलब क्या है? वेटेड डिडक्शन का मतलब है खर्चा कम आनंद ज्यादा। वेट मतलब मोटिवेट, और यदि आप ऐसा करते हैं तो देन यू एलिजिबल फॉर डिडक्शन। और यदि डिडक्शन क्लेम करना है तो पॉइंट ये आता है कि इनकम टैक्स लॉ कहता है हम आपको 1.25 टाइम्स की डिडक्शन देंगे। इसका क्या मतलब निकलता है? खर्च 1 करो, डिडक्शन 100 रुपए किलो। बोलो यस और नो? इनकम टैक्स लॉ फिर कहता है हम आपको 1.75 टाइम्स की डिडक्शन देंगे। खर्चा 1 रुपए करिए, डिडक्शन कितनी क्लेम करेंगे? 1.75 टाइम्स। गवर्नमेंट कहती है हम आपको 2 टाइम्स की डिडक्शन देंगे। यार अब तो मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आप एक्सपेंडिचर 1 रुपए करिए और डिडक्शन हम तुम्हें 2 रुपए। यार ये अच्छी चीज है, 1 लाख का डोनेशन दिया और डिडक्शन 2 लाख की मिली। सरकार ये लालच दे रही है, आप दो में से इस्तेमाल तो करें भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई हम लोग चाइना से क्यों नहीं डरते? हम लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं डरते? इसीलिए तो नहीं डरते। सरकार को सिर्फ आंखें बंद कर लेनी है, जाओ हम देखेंगे नहीं, किसी भी अकाउंट से पैसे दे, हम पूछेंगे नहीं कि आपने कहां से दिया। तो बताइए हमारे पास पैसे की कमी है? हमारे यहां का बच्चा अमीर है, हर इंसान अमीर है। हम गरीब पन्नों पर हैं और चाइना अमीर पन्नों पर है। हम सत्यशाली अंदर से, हमारे यहाँ का हर इंसान, खासकर इटावा एरिया, चंबल अम्बल वाले एरिया सब ऐसी तरीके होते, मजबूत होते हैं, डरते डरते नहीं किसी से। यूपी बिहार वैसे भी आप समझ रहे हो, इसलिए हम लोग को मालूम है, हम लोग पाकिस्तान को गिरा नहीं। चाइना है ना, बच्चे बदलने दो।
बेटा एक बात कहें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि रिसर्च बहुत अच्छा प्रोसेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और रिसर्च यदि ऑर्गेनाइज बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जा सकता है। गवर्नमेंट ही इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और उसका ज्यादा बेनिफिट सबको मिलेगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने वेटेड डायरेक्शन दिया। अब एक पॉइंट हमारे तुम्हारे दिमाग में बार बार उठाना है, सर ये कब ऐसा होगा कि हम 1 रुपया खर्च करके 1 रुपया 25 पैसे का आनंद लेंगे? कब ऐसा होगा जब हम 1 रुपया खर्च करके 1.75 का आनंद लेंगे, और कब ऐसा होगा जब हम 1 रुपया खर्च करके 2 रुपए का आनंद लेंगे? यानी वेटेड डिडक्शन हमें कब मिलेगी? आइए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं और इस चीज को दिमाग में एक करके बैठाते हैं। इधर क्लियर? तो आइए जरा देखिए अपनी अपनी किताब पर। यानी ऐसी कंपनी विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेक्शन 35 का सब क्लॉज 1, वेटेड डिडक्शन ऑफ 125% means 1.25 times shall be allowed whether the research is related or unrelated to the business of us। यानी आपकी रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो, हम आपको बाकायदा इज्जत से कैसी डिडक्शन देंगे? वेटेड डिडक्शन देंगे और 1.25 टाइम्स। जरा यहां पढ़ना पलटिए और पढ़ना पलटते ही जरा देखिए ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है। नोट, इन द एबव केस द पेई कंपनी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ऑफ 200% on account of in-house research in respect of the amount received by it under the above provision. However, it can claim deduction of 100% of the sum spent as a revenue expenditure, capital expenditure on scientific research। वो डिडक्शन क्लेम करेंगे 100% की डिडक्शन क्लेम करेंगे। जो भी पैसा मिलेगा उन्हें, जो भी पैसा उस पैसे को वो खर्च करेंगे उसकी वो 100% डिडक्शन क्लेम करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें और चाहे वो। लेकिन सेक्शन 35 का सब क्लॉज 1(1)(a) साफ कहता है कि डोनेशन टू कंपनी वेटेड डिडक्शन 1.25 टाइम। जरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी लाइन पढ़िए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन। सेक्शन देखिए 35, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2/3 वेटेड डिडक्शन कितना? 175%, यानी 1.75 times shall be allowed whether the research is related or unrelated। देखिए यदि आप रिसर्च रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, हमें उसकी वेटेड डिडक्शन मिलेगी। लेकिन वहीं पर देखिए सेक्शन 35(2)(a)(b), अंडरलाइन करो बेटा इसको, 35(2)(a)(b) साफ कहता है, if the company engaged in the business of biotechnology or production manufacturing of goods other than those specified in schedules, weighted deduction of 200%। कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी? 200%। और 35(2)(a), अंडरलाइन करो इसको, 35(2)(a) दिखाई दे रहा आपको? सीधे कहती है डोनेशन टू अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, सीधा वेटेड डिडक्शन ऑफ 200% शैल बी अलाउड। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यानी सेक्शन 35 के अंतर्गत हमें सारी डिटेल दे दी गई कि कितना अमाउंट पे करने पर हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी। और यहाँ सबसे खास बात ये थी कि चाहे रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, आपको इसकी वेटेड डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, बोलिए बच्चों। तो बोलिए सेक्शन 35 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रोक दीजिए एक मिनट के लिए। क्लियर?
टेलीकॉम लाइसेंस। सही। दुनिया भर में सुनते हैं स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम लाइसेंस, दुनिया भर की बातें देखते हैं। ये उसी टेलीकॉम लाइसेंस के बारे में बात कर रहा है जो आप टेलीकॉम कंपनियों को लेना होता है देश के अंदर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बताओ, सीधा कहता है कि जितना भी आपने पेमेंट किया इट शैल बी डिडक्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस। जितना आपका लाइसेंस पीरियड है, जितने साल के लिए आपको लाइसेंस मिला है, जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर पीएनएल के डेबिट में नहीं किया जाएगा, बल जितना पीरियड आपका लाइसेंस है उतने पीरियड में उसकी डिडक्शन मिलेगी। बट टाइम पीरियड शैल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट करेंगे। बस ये दो लाइनें जिन्हें आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए मैंने 15 लाख रुपए टेलीकॉम लाइसेंस के लिए पे किया। कितने लाख पे किया? 15। अब आप देखिएगा, पहले तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैं एसेट को देखा। मैंने आज ही लिया है 15 साल के लिए और मैंने आज ही पे कर दिया। लिया भी आज था, पेमेंट भी मैंने कब कर दिया? आज ही पेमेंट कर दिया। बोलिए, अब पॉइंट ये आता है कि 15 के लिए डिवाइड कर दिया। 1 लाख रुपए सेक्शन 35 एबीपी के अंतर्गत हम डिडक्शन क्लेम करेंगे टेलीकॉम लाइसेंस के लिए। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मान लीजिए हम ये कहें आपसे कि मान लीजिए हमने टेलीकॉम लाइसेंस लिया और इसका पेमेंट बाद में किया, 3 साल बाद पेमेंट किया, तो इतना याद रखिएगा, मिलेगी तो 15 लाख की डिडक्शन, लेकिन लाइसेंस है भी 15 साल का, लेकिन 3 साल तुम अपने एक्सपायर कर चुके हो। अब डिवाइड बाई 12 यानी 1,25,000, यानी आप हर महीने कितनी डिडक्शन क्लेम करेंगे? लेकिन डिडक्शन मिलेगी कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। कितने साल में? जितने लाइफ अब आपके क्या रह जाएंगे? रिमेनिंग। मैं इसको और तोड़ मरोड़ दूं, मैं कह दूं कि 10 लाख 15 लाख में से 7,50,000 मैंने उसी साल पे कर दिया, तो 7.5 लाख की डिडक्शन 15 सालों में मिलेगी और अगले 7.5 लाख मैंने 5 साल बाद दे। तो जो अगले 7.5 लाख है उनकी डिडक्शन 10 साल मिलेगी। 15 मतलब मिलेगी जितने पीरियड का लाइसेंस हो उतने ही पीरियड के अंदर मिलेगी, उसके बाद उसकी कोई डिडक्शन नहीं। अब हमारा और आपका एक पॉइंट निकल कर आता है। मान लीजिए आप इस टेलीकॉम लाइसेंस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेच देते हैं, तो बेचने के ऊपर अब आपको लॉस भी हो सकता है या बेचने के ऊपर आपको फायदा भी हो सकता है। इस फायदे और नुकसान को अब हम लोग यहां समझेंगे कि इसका कैसे फायदा निकाला जाएगा, कैसे फायदा हो सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है। तो पहले जरा देखें भी और फिर इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो आइए जरा देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग यहां पर डिस्कस कर ले पॉइंट को, और उसके टू एक्वायर राइट टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डिडक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस। The deduction shall be start from the year of payment for such license. The treatment on the sale of license. ये बात तो क्लियर हो गई हमारी।
अब मैं कह रहा हूं कि यदि आपने अपने टेलीकॉम लाइसेंस को बेच दिया और बेचने के ऊपर आपको कोई लॉस हुआ तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। मैंने तो साफ कह दिया आपको, यदि आप टेलीकॉम लाइसेंस को बेच देते हैं और बेचने के बाद यदि आपको कोई लॉस होता है तो यू विल एलिजिबल फॉर डिडक्शन, आप उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे। और यदि कोई कैपिटल लॉस होता है तो उस कैपिटल लॉस की भी डिडक्शन करेंगे। यानी यहां पर हमारे को फिर टकराएंगे दो पॉइंट जो पहले टकरा चुके हैं लास्ट क्लास में, आज फिर टकराएंगे। आइए जरा देख लेते हैं वो क्या है, फिर उसे प्रैक्टिकली हम ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, क्या कहता है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स प्रोसीड्स एंड टोटल कॉस्ट एक्विजिशन विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज अ capital where the license is transferred and the proceeds of transfer are less than the expenditure remaining unallowed. Deduction of such expenditure as reduced by the proceeds of such transfer shall be allowed as deduction under section 35 ABB. सर आप बता तो रहे हो लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा यदि आप एक लाइन बोले हो जो रुपए वैल्यू की वैल्यू उससे कम में बेचोगे तो लॉस है, राइट। और कैपिटल गेन क्या है वो पहले ही लाइन मैंने बता दी थी आपको, किस किस चीज के बीच का डिफरेंस, सेल प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बीच का डिफरेंस कहां जा रहा है, कैपिटल गेन में जा रहा है। और सेल प्रोसीड और जो आपकी WDV बची है उसका डिफरेंस कहां जा रहा है, PGBP के अंतर्गत आ रहा है। और तीसरा पॉइंट कहलाता है इफ द सेल्स प्रोसीड्स आर मोर देन द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 ABB, द एक्सेस as does not exceed the amount of expenditure already allowed in deduction shall be chargeable to tax as an income from business and gain of the business. जितनी बातें मैंने आपको बताई, आइए फिर उसके ऊपर चर्चा करें। सच सच बताएं, आपने पढ़ा जरूर दिया है लेकिन मेरे ऊपर से निकल गया जरूर। मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं कि यदि आप किताब से पढ़ेंगे तो पूरा ऊपर से निकल जाएगा, और यदि अब आप हमारे तरीके से पढ़ेंगे तो कोई ऊपर से। आइए छोटी सी बात, 13 लाख और मैंने टेलीकॉम लाइसेंस को कितने बेच दिया, 2 साल यूज किया कितने। अच्छा पहले देखते हैं टेलीकॉम लाइसेंस कितने का लिया, 13 लाख यूज किया आपने कितने साल, 2 साल। थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है आपको। मैंने कहा आपने टेलीकॉम लाइसेंस कितने का खरीदा, 13 लाख का। मैंने कहा 2 साल में आपने डिडक्शन ली होगी 3 लाख की, 2 साल में आपने 3 लाख डिडक्शन ली, और अभी भी बाकी कितना रह गया है, अभी ये 10 लाख रुपए का रिटन डाउन वैल्यू है, जिसे आप रिटन डाउन वैल्यू समझते हैं है या नहीं। यानी अभी भी 10 लाख रुपए की वैल्यू अभी आपको अलाउ कराना था P&L की लेवल पे लिया। क्लियर। अब मेरा पॉइंट आता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की जो रिटन डाउन वैल्यू है इसे बेच दिया, कितने लाख में बेच दिया, मैं कह दूं मैंने 6 लाख में बेच दिया,
है? 10 लाख की चीज थी, मैंने इसे कितने बेच दिया? 6 लाख में बेच दिया। और जैसे ही ये 4 लाख रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ? लॉस हो गया, और इस लॉस की डिडक्शन 33 ABB में मिलेगी आपको। पहला पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है? जिसे मैंने कल चिल्ला चिल्ला के टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहा था, आप मुझे 35 ABB के अंतर्गत डिडक्शन के। देखिए मैं ज्यादा टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल सीधे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं कोई टेक्निकलिटी नहीं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं कोई बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो सीधी बात रख रहा हूं। आपने 13 लाख का खरीदा, 3 लाख का आपने डिडक्शन क्लेम कर चुके थे 2 साल के अंदर। 2 साल यूज करने के बाद आपकी 10 लाख की वैल्यू बची। 10 लाख में से आपने 6 लाख को बेच दिया, अभी भी आपको 4 लाख का और लॉस हो गया। कहां ले जाएंगे इसको? P&L में ले जाएंगे। किस सेक्शन में ले जाएंगे? 32 में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन बनाया गया 35 ABB। अब आप ये कौन कहोगे कि टेलीकॉम लाइसेंस है, 32 में लेके आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे? कर ही नहीं सकते आप। इसके लिए अलग सेक्शन बिल्कुल क्लियर बनाया गया। या तो क्या इस 4 लाख की आप डिडक्शन क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये डिडक्शन आपके P&L में आ जाएगा, 33 ABB के अंतर्गत आ जाएगा। मैं दूसरी बात आपके सामने रखूंगा, मैंने A रख दी, यदि मैं दूसरी B रख दूं, पहले तो मैं सीधी बात कर रहा हूं, आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बची है? 10 लाख। आप देखिए 13 लाख की थी, परसों भी मैंने यही कहा था। 3 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, 10 लाख हुआ, और मान लीजिए आपने इसे कितने में बेच दी? यार ये तो कोई कहने की बात है नहीं है। कितने लाख का फायदा हो गया? 1 लाख का फायदा हो गया। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया था आपको। द प्रॉफिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, यहाँ डिडक्शन जितनी आपको मिली है, इट इज बिजनेस इनकम। यानी ये 1 लाख आपकी कैसी इनकम है? बिजनेस इनकम है। बिल्कुल साफ बात करिए, यस और नो? और मैंने फिर तीसरी बात कही थी, परसों भी आपके सामने ऐसे चार्ट बनाया था। 13 लाख, 3 लाख, 10 लाख, और मान लीजिए आपने इसे 15 लाख की बेच दी। आज आपको फायदा कितना हुआ? आपको याद है मैंने चिल्लाते चिल्लाते आपके सामने ये रखा था कि बेटा जी, द प्रॉफिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, या डेप्रिसिएशन तो वर्ड इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि सेक्शन 32 के अंदर हम है नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं, द डिडक्शन अप टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन वाज अलाउड अंडर सेक्शन 35 ABB। कितना है? It is a business income. The remaining 2 lakh is। क्या ये बात आपको क्लियर थी या नहीं? बिल्कुल क्लियर थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एक सीधा स्कीम बना दिया बिजनेस को लेकर, लेकिन आपने देखा सेक्शन 35 ABB में एक चीज और कही। क्या कही गई थी? क्या कहा गया था 35 ABB के अंतर्गत? तो 35 ABB में पहली लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्रोसीड एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी चार्जेबल। अब आप देखिए, सरकार ने एक छूट तो दे ही दी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छूट और दे दी। सरकार क्या कहती है? सेल प्रोसीड 6 लाख एंड कॉस्ट, माफ कीजिएगा, कॉस्ट कितनी थी? 13 लाख। ये सेल प्रोसीड और ये कॉस्ट, कितने का लॉस हो गया? बहुत बढ़िया बेटा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। देख रहे हैं?
मैं यदि दूसरी बात करूं आपसे, सेल प्रोसीड आपने कितने की है? 11 लाख की, और कॉस्ट थी 13 लाख। सरकार कहती है ये 2 लाख आपको लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और सरकार कहती है बेचा 15 का, खरीदा 13 का, ये 2 लाख का कैपिटल गेन है। भैया ये यही तो है। अब सरकार की बेवकूफी देखिए, यहां ये आदमी 4 लाख का तो ये लॉस की डिडक्शन क्लेम कर रहा है, 7 लाख की ये डिडक्शन क्लेम कर रहा है। यानी एक ही चीज के लिए कितनी जगह डिडक्शन क्लेम कर रहा है? 2 बार डिडक्शन क्लेम कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो गवर्नमेंट ये 2 तरीके की टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट होकर आती है जो आपको निकल कर आई है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? डॉक्टर बी, दैट इज सेक्शन 35 ए बी। सब बिल्कुल क्लियर बात। मैं फिर एक बार 1 सेकंड के अंदर, देखिए इतनी देर लगाई, अब 1 सेकंड में देख लें। सेक्शन 35 ए बी क्या कहता है? जितना भी टेलीकॉम लाइसेंस के लिए आप पेमेंट करेंगे, जितना उसका टाइम पीरियड होगा उतने पीरियड में डिडक्शन मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। अब जितने भी साल बाकी रह जाए, आप पेमेंट करने में डिले करेंगे तो टाइम पीरियड कम होता जाएगा, उतने ही पीरियड में आपको डिडक्शन क्लेम करनी होगी। जब कभी आप उस लाइसेंस को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो बेचने के ऊपर यदि सेल प्रोसीड आपकी रिटन डाउन वैल्यू से कम हुई तो डिफरेंस आपका लॉस हो जाएगा, और यदि आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, जितनी भी डिडक्शन आपने क्लेम की थी वो आपकी बिजनेस इनकम होगी, और यदि प्रॉफिट उससे भी ज्यादा हुआ तो रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल गेन होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि व्हाट इज योर कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन? सरकार साफ कहती है सेल प्रोसीड और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस? सेल प्रोसीड और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपकी क्या मानी जाएगी? शॉर्ट टर्म। इज इट क्लियर? दैट इज सेक्शन 35 ए। आइए एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये सब एक एक लाइन की है। One 50% of the expenditure shall be deducted. कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी? 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर डिडक्टेड। यानी आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसके लिए? एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए, जो भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे उस एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी? 150% ऑफ द डिडक्शन शैल बी। मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ याद रखना ये है सेक्शन 35 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यदि यहीं पर देखें और नियम क्या है, कुछ खास नहीं, 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर। यानी यहां पर देखा जाए वेटेड डिडक्शन दे रही सरकार। वेटेड डिडक्शन का मतलब क्या हुआ? यदि आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो आप 1.5 लाख तक के खर्चे की डिडक्शन क्लेम। नेक्स्ट है बेटा सर। हाँ सर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स डिडक्शन या अभी टैक्स लेके चुका है एग्रीकल्चर इनकम, फिर भी लिखिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन 35 CCD। प्लीज ध्यान दीजिएगा। 35 CCD स्किल
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए बेटा, ये सरकार के फर्दर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी ये गवर्नमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट है बेटा? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यदि आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है खर्चा कर रहे हो लैंड को छोड़कर, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर, किसको छोड़कर? लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे 150% ऑफ द एक्सपेंसेस शैल बी डिडक्टेड। बस याद रखिएगा क्या काम है? अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। कोई समझने समझाने कि कोई यहां पर आवश्यकता ना मुझे है ना आपको है। इज इट क्लियर और नॉट? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और CCD किस लिए है? बोलिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगला सेक्शन है सेक्शन 35 CCA, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेटा पैसा शहरों में नहीं रह गया है, पैसा तो हर जगह बिजनेस में कहां पर है। इसलिए लोग अब गांव को बोल दे रहे हैं, गांव भाग रहे हैं, गांव में सब कुछ कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की स्कीम है रूरल को डेवलप। और यदि आप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे वो खर्चा क्या होगा? डिडक्टेबल। क्या होगा? डिडक्टेबल। आइए जरा देख लीजिए एक बार इस चीज को, कितना डिडक्टेबल होगा, क्या होगा। आइए, एनी पेमेंट टू द फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेबल। नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नोटिफाइड नेशनल अर्बन पॉवर्टी एजुकेशनल फंड, any association institution approved before March 1983 to be used for carrying out rural development program, training the person for implementation of such program। यानी सीधी बात को रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा उसके डिडक्शन आपको सेक्शन 33 इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए। जो भी एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, यानी आप यदि यहां देखें, मैंने सेक्शन 35 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू किया और ये खर्चों की डिडक्शन हमने देना शुरू किया। राइट, अगला सेक्शन है। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन में पहले आ जाऊं, बाद में गैर इंपॉर्टेंट में बात करूंगा, कम इंपॉर्टेंट में बात करूंगा। सेक्शन 35D। हाँ, आइए सेक्शन 35D देखिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। आप जानते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कहा जाएगा।
जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकम टैक्स साफ कहता है पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन 10 सालों में मिलेगी। जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कितने सालों में मिलता था? 10 साल। बाद में ये हटा दिया गया और इसकी डिडक्शन 5 सालों में मिलेगी। यानी आप जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे प्रिलिमिनरी पर्पस, उसकी डिडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ। अब पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते कितने हैं, कहते कैसे हैं? तो मैंने साफ बताया आपको प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, लीगल एक्सपेंसेस, टेक्निकल एक्सपेंसेस, सर्वे फीस, प्रिंटिंग, अदर एक्सपेंडिचर्स, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स क्या कहलाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन को 5 साल दिया गया। अब एक पॉइंट आता है, एक इंसान, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है प्रिलिमिनरी के लिए? मैक्सिमम कितना एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के रूप में किया जा सकता है? नियम बनाया गया 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, या मैं ये कहूं 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिचएवर इज हायर। और जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है व्हिचएवर इज लो। बहुत ही साफ शब्दों में बात करें तो मेरी बात यहां खत्म हो जाती है। मेरी बात तो ये कहती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की जो भी डिडक्शन होगी वो किस सेक्शन में मिलेगी? 35 में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, 35 में डिडक्शन मिल जाएगी। हम कितना खर्चा कर सकते हैं? मैंने कहा यार 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड whichever is higher, यानी ये मैक्सिमम है। चाहे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% करो या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% करो। देखा जाए तो नॉर्मल सेंस में दोनों ही कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही है प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब मैं बात करूं कि भैया वास्तविकता में खर्चा कितना किया गया। मान लीजिए वास्तविकता में ज्यादा किया गया है तो इससे ज्यादा तो डिडक्शन मिल नहीं सकती, और वास्तविकता में कम किया गया है तो वास्तविकता से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो सीधी बात है व्हिचएवर इज लोअर। यदि ये 1 लाख आया और आपने 80,000 खर्च किया है तो मैंने पहले ही कहा था कि ये मैक्सिमम लिमिट है, तो व्हिचएवर इज। और कहीं आपने 1,80,000 खर्च कर दिया है तो यही डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? 1 लाख। ये नहीं है कि आप जितना चाहें उतना एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी में खर्च कर देंगे। आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में कितना खर्च करेंगे उसकी भी क्या बनाई गई है? लिमिट बनाई गई है कि भैया अपना प्रिलिमिनरी में इससे ज्यादा खर्चा नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सर प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है? मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट में पैसा क्या कर रखा है, लगाया है, जो भी पैसा जहां जहां लगाया जाएगा, जहां जहां पैसा आप फंड को एम्प्लॉय करेंगे, जहां जहां आप पैसा खर्च करेंगे, सारी चीजों का टोटल हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कहलाता है। आइए जरा इस सेक्शन को जरा एक बार पढ़ लें। समझ में आ गया? क्या समझ में आया प्रिलिमिनरी के लिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कितना खर्चा आप प्रिलिमिनरी पर कर सकते हो? क्लियर? उसकी डिडक्शन कितने सालों में मिलेगी? क्लियर? दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए देख लें भैया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में क्या है। आइए, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि कभी पूछ लिया जाए बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बीकॉम के एग्जाम्स में आते हैं, सीए में तो इस तरीके के एग्जाम्स में जाने के चांसेस कम होते हैं। डिडक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
may be claimed by the Indian company or resident. In qualifying amount, the work should be done by the assessee or concern approved by the board of directors. Survey expenses, expenses for feasibility report, project report, expenses for engineering, expenses for printing draft, memorandum, article of association, लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, शेयर की फीस जमा करोगे, उसके लिए जो खर्चे किए जाएंगे, ये सारे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? प्रिलिमिनरी। मैंने सीधी बात कही, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो साफ बात है, 1 अप्रैल 98 से पहले ये 10 साल तक डिडक्शन मिलती थी। नाउ इट इज डिडक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। बट कितनी भैया मैक्सिमम एक्सपेंसेस कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पर? तो मैंने कहा नॉन कॉर्पोरेट असेसी यदि है, कोई कंपनी नहीं है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, और यदि कोई कंपनी है तो 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर, उसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, व्हिचएवर इज लोअर, जो निकल कर आएगा उसे उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब मेरी बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? मैं तो साफ कह दूं, जो पैसा आप एम्प्लॉयड करते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे जहां जहां लगाया गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, और उसी का 5% और 5% कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। क्लियर और नॉट? बोलो, लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। मैंने सेक्शन 35D इंपॉर्टेंट सेक्शन था, उसे क्लियरली हम लोगों ने डिस्कस किया। आपके बात क्लियर है कि नहीं है? चलो यहां पर हमने डी लिखना भूल गए यार, ये मामला ठीक नहीं था। ये क्या है सेक्शन 35D, लॉक कर दो। चलिए, सेक्शन 35 क्लियर है कि नहीं क्लियर आपको? 35 अब मैं 36 में आऊंगा। कॉपी पर एक बार, सेक्शन 36। देखिए, सेक्शन 36 में बहुत ज्यादा कोई भी इशू नहीं है, सीधे सीधे नियम है जिन्हें हम लोग सीधे सीधे समझेंगे। सर आप एक बात बताइए, ये सीधे सीधे नियम आप बार बार बोल रहे हैं, हालांकि मैं नींद बहुत जोर की आ रही है, पानी पिलाइए, नींद को जा रहा है, सो जाएंगे थोड़ी देर में। मैं सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, जिनके नाम दिए गए। आप जरा देखें, जब मैंने सेक्शन 30 से लेकर 37 की बात की, तो यहां देखिए 30 में क्या अलग नाम था, 31, 32, ये सब एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स है, यानी ये नाम है, ये इन्हीं के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होंगे। लेकिन उनके अलावा बाकी सबके लिए एक ही सेक्शन है 37। तो यहां पर हम जब चीजों को देख रहे हैं, तो यहां पर हम एक एक एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है और इसकी डिडक्शन किस तरीके से दी जाएगी। यानी ये स्पेसिफिक डिडक्शन है, कैसी है? स्पेसिफिक डिडक्शन है जिन्हें हम लोग क्लेम कर रहे हैं। सेक्शन 30 से लेकर 35 तक करने के बाद हमारे सेक्शन 36 सर आपने 35 की 2 डिडक्शन छोड़ रखी है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा वो मुझे पूरे 1 घंटे सिखानी है, प्रैक्टिकल के साथ सिखानी है, तो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो मैं जनरल चीजों को पढ़ना चाहता हूं, जो जनरल बातें हैं तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो आइए सेक्शन 36 में जिन जिन चीजों को कहा जाएगा उसे हम एक एक करके नोट करते जाएंगे, और अब हम बिना सीधी सेक्शन की बात करेंगे। ये सारे आइटम 36 के अंतर्गत है, बहुत ही नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप साइंटिफिक रिसर्च, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप कराएंगे अपने स्टोर का,
गोडाउन का, स्टॉक का, प्रेमिसेस का, हेल्थ का, अपनी इंप्लॉई का, ये डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36। क्लियर हो ना? तो बताइए सेक्शन 36 की पहली सेक्शन हमने बात की आपसे क्या? तो क्या कहते हैं आप? अलाउ करते हैं, डिसअलाउ करते हैं? इंश्योरेंस। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं कूदा पारी की। इट इज अलाउड एज। दूसरा आता है सेक्शन बोनस एंड कमीशन। सर ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा यार मैं इसमें कहूं क्या? बोनस एंड कमीशन यदि आप पेड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, अलाउड। मान लीजिए आपने बोनस एंड कमीशन को पेड नहीं भी किया है, यू कैन मेक ए प्रोविजन, यू कैन मेक प्रोविजन, बट इट मस्ट बी पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। यानी सरकार कहती है कि बोनस और कमीशन को आप पेड नहीं किया है, मान लीजिए 31 मार्च गुजर गई है, तो ठीक है प्रोविजन बना दो, लेकिन इनकम टैक्स जमा करने से पहले उसका पे कर दे। सरकार ये इसलिए करा रही है कि बेटा जमा करने से पहले पे कर दो, नहीं तो प्रोविजन बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, लायबिलिटी क्रिएट होती रहेगी और पेमेंट किसी का नहीं होगा। सरकार ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहती। सरकार ने सीधे ईयर टू ईयर बात की। यदि आपने कोई बोनस देना है अपने एम्प्लॉइयों को, कमीशन देना है अपने एम्प्लॉइयों को, बड़े शौक से दीजिए, बट क्या कर लीजिए, इट शुड बी पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स। तीसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। यार हम यदि किसी बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमें डिडक्शन मिलेगी। बोलिए या सुनो, कब डिडक्शन मिलेगी? यदि मैं उस लोन का इस्तेमाल बिजनेस में, मान लीजिए मैंने लोन लिया और लोन लेने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चे की एजुकेशन में कर लिया, तो खाएगी डिडक्शन। मैंने लोन लिया, अपनी लड़की की शादी कर दी, खाएगी डिडक्शन, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द फंड लोन फॉर ओन बिजनेस। हम तभी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यदि हम उसका इस्तेमाल किस पर्पज में करें, ओन बिजनेस पर्पज में। लेकिन एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी होगी, पार्टनरशिप फर्म के केस में ये जो डिडक्शन का अमाउंट है वो 12% से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने याद हो आपको पहले दिन ही बताया था कि यदि आप कोई लोन लेते हैं और लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट होता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप में नहीं अलाउड है, पार्टनरशिप में अलाउड है, बट इस लिमिट है। अच्छा, लोन तो आप बैंक से भी लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेते हैं, और लोन तो हर सुबह आपको अपनी पत्नी से भी लेना पड़ता है, वाइफ से भी लोन लेते हैं। अब मान लीजिए आप अपनी वाइफ से लोन ले रहे हैं, वही जरा ध्यान से समझ लेना बेटा, तो कंसंट्रेशन तुम्हारा कहीं और ही रहता है, तुम कहीं और देखते रहते हो, हम तुम्हें देखते रहते हो, बस इतना अंतर है। मिस्टर मोहित जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि आपने कोई लोन लिया, ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब ने ये लोन अपनी बीवी से लिया है, तो पॉइंट ये आएगा कि आखिर ये बीवी के पास पैसा आया कहां? देखिए, पति की हर चीज में वाइफ की, और वाइफ को लोन लेना पड़ेगा पति से। यदि ये वाइफ ने अपनी सेविंग से पैसा लिया है,
अपनी कमाई से पैसा दिया, अपने पिता के घर से लिए गए पैसे से लिया है, अपने भाई से लिए पैसे से लिया है, और आउट ऑफ पिन मनी। वर्ड पे देखिए, ध्यान रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसके लिए मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूं। आउट ऑफ पिन मनी, पिन मनी का मतलब क्या होता है? यदि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को घर चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसकी अपने खाने पीने घूमने फिरने के लिए पैसे देता है, उसे पिन मनी कहते हैं। और उसमें से भी पैसे बचाकर, एज यूजुअल तुम जानते हो सारे पैसे तो बीवियां ले लेती हैं और खर्चे पति से दोबारा करा देती हैं, तो वो पैसे सेव हो गए। और उस सेव किए गए पैसे में से भी यदि वाइफ अपने हस्बैंड को पैसा देती है तो इसे लोन माना जाएगा, और इसके ऊपर यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को इंटरेस्ट दे रहा है तो दैट इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल। नॉर्मल कोर्स में हम हस्बैंड के धन को, हस्बैंड के पैसे को वाइफ का पैसा नहीं माना। नॉर्मल कोर्स में यह मान के चला जाता है कि वाइफ के अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा वाइफ का नहीं है, हस्बैंड का है, और उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट यदि पेमेंट किया जा रहा है तो दैट इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं और यदि हम शेयर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी डिडक्टेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट टू वाइफ daughter on the amount allotted to them on the partition of HUF is देखिए कितना बड़ा तरीका है। HUF में पार्टीशन पर अब लड़कों को भी नहीं, लड़कियों को भी पैसा मिलेगा, और उस पैसे में से चाहे वाइफ ने चाहे लड़की ने अपने पिता को पैसा दे रखा है एज ए लोन, उस पर भी इंटरेस्ट क्या होगा? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यानी इंटरेस्ट पर नोट बिल्कुल साफ है कि नहीं है? अरे एक बार देख लीजिए जरा अपनी कॉपी में, देखिए क्या लिखा हुआ है और याद रहेगा। और कुछ चीजों को देख लीजिए, आप देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरो, ऊपर देख रहे हैं इंश्योरेंस मिला, फिर बोनस मिला, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आया। Interest on loan taken for the purchase of business shall be allowed as deduction. Interest paid to the shareholder is not allowed. Interest on amount borrowed by a partner for the contribution to the capital for the firm shall be deductible. Interest to the wife, daughter on the amount allotted to them on the partition of HUF is deductible. इसके बाद देखिए नीचे पॉइंट कुछ आ रहे हैं। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स डिडक्टेबल, ना बुद्धि लगाओ। अलाउंस फॉर एनिमल्स डिडक्टेबल, और जरा पढ़ना वाला ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। मैंने आपको पहले कह दिया था अनअप्रूव्ड डिसअलाउड। अप्रूव्ड सारे फंड क्या है? क्योंकि वो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। यदि अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा डिडक्टेबल होगा। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड डिडक्टेबल। नाम दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। डिडक्शन ऑफ साइन क्या कहता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT पेड बाय द असेसी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। समझ गए होगा बेटा मेरा बात। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, मैंने आपसे कहा था कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड। यदि वो कैपिटल नेचर के हैं तो इट शैल बी अलाउड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। और यदि किसी भी इंसान ने एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया है तो 4/5 ऑफ द फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर शैल बी। इसके बाद आता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। It shall be allowed as deduction, but such transaction enter into on or after 1 June 2005। यदि आप बैंक से एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक उस पर एक ट्रांजैक्शन टैक्स काटने लगेगा।
वही ट्रांजैक्शन टैक्स क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इट लाइक अ बैंक चार्जेस की तरह ये भी खर्चा है और इसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलेगी। और इसके बाद आता है बैड। मैंने आपको पहले कह दिया था बैड डेट्स के बारे में साफ कहूं तो बैड डेट्स क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। बैड डेट्स क्या होगा, डिडक्टेबल। बट मैंने कहा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिडक्टेबल नहीं हो। इज इट क्लियर और नॉट? तो आइए जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि बैड डेट्स के बारे में क्या नियम करता है। बैड डेट, मैंने कहा यदि आप बैड डेट्स, आपका पैसा हो रहा है, पैसा डूब रहा है, डूब गया है, तो वो डिडक्टेबल होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नेवर। इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसी कंपनीज जो बैंकिंग नेचर की है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप जानते हैं कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कैश में होता है, इसलिए उन्हें प्रोविजन बनाने का अलाउ किया गया है। उन्हें अलाउ किया गया है कि दे कैन मेक प्रोविजन, दे कैन मेक प्रोविजन। कितना बना सकते हैं? मैंने कहा शेड्यूल्ड बैंक है तो वो 7.5% ऑफ द इनकम का बना सकती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5%, फॉरेन बैंक 5%, यानी ये वो बैंक हैं जो अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज के रेट से क्या बना सकती है, प्रोविजन बना सकती है। रूरल ब्रांच भी बना सकती है। खाली रूरल ब्रांच भी है, ऊपर लिखा है रूरल ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, उसमें क्या लिखा है इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं कि जो शेड्यूल्ड बैंक है वो 7.5% का प्रोविजन बनाएंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5%, फॉरेन बैंक 5%। एक बात याद रखेंगे हम लोग कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ऑफ प्रोविजन बनाए गए हैं, ये केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, इसके अलावा कोई भी इंसान इसके प्रोविजन नहीं कर सकता। अब एक पॉइंट आता है, मान लीजिए आपका कोई बैड डेट और आपने उसको डिडक्शन क्लेम कर लिया, P&L में ले गए, P&L में आपने उसको डेबिट किया और आई ऑफ क्लेम द डिडक्शन। कल को हो सकता है कि वो बैड डेट्स वाला अमाउंट आपको क्या हो जाए, वापस मिल जाए। उसे हम लोग कहते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। और फिर मैं कहूंगा कि यदि जिस समय ये बैड डेट्स हुआ था उस समय हमें इसकी डिडक्शन मिली थी, तो आज जब ये वो बैड डेट्स रिकवर होगा तो वो टैक्सेबल। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि जिस समय बैड डेट्स हुआ था उस समय बैड डेट्स की छुट्टी नहीं मिली थी, डिसअलाउ कर दिया गया था, तो आज जब रिकवर होगा तो वो टैक्सेबल। इज इट क्लियर और नॉट? यानी द रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज treated as a business income. It was earlier allowed as deduction. If it was earlier disallowed, then it shall never be treated as a business. Is it clear or not? मैंने सेक्शन 36 का स्पेसिफिक रिजर्व को हटाया और मैं सीधे आ गया किस सेक्शन पर, सेक्शन 37। देखिए बेटा, अभी तक मैं 30 से लेकर 36 तक इस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा था, क्योंकि 37 नंबर सेक्शन समुद्र है, इसलिए उसकी बात बहुत आसान है और मैं अपनी बात को 4 लाइनों में प्रूफ कर दूंगा जो आपको समझनी है। और शायद जब भी कभी जिंदगी में लीगल केसेस होते हैं, लीगल कैलकुलेशंस आती हैं निकल कर, तो उसमें ये देखा जाता है कि डिडक्शन कैसे क्लियर किया है। अब पॉइंट ये निकल कर आया, सेक्शन 37 क्या कहता है?
मैंने कहा सेक्शन 37 इज द रेजिडुअल सेक्शन ऑफ द ऑल एक्सपेंडिचर्स। बचा हुआ है, सारे खर्चे किस सेक्शन में आएंगे? 37 में आएंगे। जितने स्पेसिफिक थे, जिनके नाम लिए अभी तक आप लोगों ने सुने, वो सब स्पेसिफिक थे। इनके अलावा जो भी है वो सब क्या है? सेक्शन 37। देखिए बच्चों, मैं आपको 2 लाइनों में कहूं, जो भी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद बिजनेस होगा, इट वाज अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी खर्चा जो इनकम कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा, अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया जाएगा, अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होगा, अलाउड एज डिडक्शन। वो एक्सपेंसेस ना तो कैपिटल नेचर का होना चाहिए, ना पर्सनल नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, अलाउड एज डिडक्शन। बिजनेस के लिए होना चाहिए, अलाउड एज डिडक्शन। प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, अलाउड एज डिडक्शन। खर्चे को कमाने के लिए, इनकम के लिए खर्चा होना चाहिए, अलाउड एज डिडक्शन। If any expense is incurred during the previous year, it is related to the revenue expenditure. It is not the capital expenditure or the capital expenditure or the personal expenditure. It is for the business expenditure. It is allowed as. सर नाम बताइए। मैंने कहा यार देखिए, नाम का दायरा नहीं बनाना चाहते। मैं किसी नाम को नहीं कहना चाहता कि ये नाम से ये होगा वो होगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम लोग नाम पढ़ेंगे नहीं, नाम को डिस्कस नहीं करेंगे। हम तो यही कहते थे कि सारे खर्चे की खर्चे भी आपको देखना होगा कि ये बिजनेस के लिए है तो है, नहीं तो नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहूं, जैसे मैंने बताया आपको कि स्वर्ण गोल्ड, you have debited the gold in the profit and loss account, and if you want to claim a deduction, then you have to prove the one thing: the gold is utilized for the business purpose. If you will prove it, then deduction shall be allowed under section 37. Nobody can challenge. आप एग्रो बिजनेस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक का काम कर रहे हैं, and you are incurring the expenditure on जड़ी बूटी, पेड़, plants, it is allowed as deduction. आप लोन लेते हैं, ब्याज की डिडक्शन इसलिए देते हो क्योंकि उस पैसे का खर्चा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप सारे खर्चों की डिडक्शन बिजनेस में ही इस्तेमाल होगा तो दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप किसी को रिश्वत दे तो उसे आप बिजनेस एक्सपेंडिचर माने। इलीगल, दिस इज इलीगल है, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस सब बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, बशर्ते हम जितने भी खर्चे करेंगे वो बिजनेस के लिए, बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए किए जाए। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर कोर्ट के जजमेंट बड़े अलग थे, बड़ी अलग सोच के साथ थे, और जिन्होंने ये बताया कि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है और ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं। तो ये डिपेंड करेगा, हमें प्रूफ करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं कोई भी केस लड़ूं, जितने भी केसेस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें हर खर्चे, हर आइटम को लेकर यही प्रूफ करना पड़ता है कि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। यदि मैं सफल रहा तो जीत गया, और नहीं रहा तो वो खट्टे से क्या कहेगा, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, कैसा है, पर्सनल। अब आपकी अपनी दलील क्या होगी, आपकी अपनी फाइंडिंग्स क्या होगी, हाउ यू विल प्रूव, कैसे आप उसे कनेक्शन के, कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे, ये आपका टर्म है। यानी मैं आपको केसेस के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं आपको लॉजिक देना चाहता हूं। व्हेन यू सर्चिंग, व्हेन यू सीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइटम को पढ़ने के बाद ये सोचो कि क्या ये नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, नहीं तो नहीं है। यदि वो एसेट्स क्रिएट कर रहा है तो कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। यदि कोई पर्सनल नेचर का है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, और उन्हें पीएनएल के अंदर नहीं लाएंगे, दैट कम्स अंडर सेक्शन 37। तो एक सेकंड जरा हम लोग सेक्शन 37 को देख लें।
जनरल सब काम फंसेगा आकर 37 बताएगा 30 से लेकर 36 में तो है, नहीं तो नहीं. It should not have been incurred for any purpose which is an offense or is prohibited by the. यदि लॉ मने करता है रिश्वत देना तो रिश्वत देना मने है. अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया. हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग था. टाटा ने एक फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री नेक्सलाइट एरिया में डाली है. अब देखिएगा, जब नेक्सलाइट्स को तुम क्या समझ, आतंकवादी समझते हो? पागल, वो सिस्टम से परेशान है. इसको पकड़, कोई आतंकवादी नहीं है. वो सिस्टम से परेशान है. मोदी आएगा, देखिएगा तो सिस्टम दूर हो जाएगा. वो साधारण नागरिक बनेंगे हमारे देश में. अब बताइए, नेक्सलाइट बड़ा डेवलप्ड एरिया है और टाटा ने वहां एक फैक्ट्री डाली. टाटा ने गवर्नमेंट से कहा मुझे सिक्योरिटी दो, नेक्सलाइट एरिया में सिक्योरिटी. गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए, तब मैं तो आप इंडस्ट्री शिफ्ट करो. तो टाटा ने ये क्या किया, सिक्योरिटी तो चाहिए थी तो प्राइवेट एजेंसी ले ली. वो प्राइवेट एजेंसी किसकी थी? नेक्सलाइट की. नेक्सलाइट ने कहा हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, आप इंडस्ट्री चलाओ, उसकी मुझे फीस दो. ये भी चालाक थे, इन्होंने नक्सलियों की, नेक्सलाइट लोगों की बना दी एजेंसी और बाकायदा सिक्योरिटी ला दी. गवर्नमेंट क्या कहती, देखिए तो ये तो आतंकवादियों को पैसे देने का काम कर रहे हैं. टाटा बोले इट इज अलाउड एज. क्यों? क्या आप बिना इस प्रोटेक्शन के मैं वहां बिजनेस कर सकता हूं? नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किसी तरीके की मेरी मदद कर सकती है? नहीं. जब ये नहीं कर सकते हो तो जो मदद कर रहा है उसकी डिडक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? और बाकायदा हाई कोर्ट ने इसको अलाउ किया और ये डिडक्शन अलाउ है. बिकॉज यदि आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसके बगैर वो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, नेक्सलाइट एरिया में इंडस्ट्री चलाएंगे और नेक्सलाइट को पैसा नहीं देंगे तो बिना प्रोटेक्शन के कैसे बिजनेस करेंगे? नहीं कर सकते. देन इट इज अलाउड है और इसको डिडक्शन दिया गया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता कि एक खर्चा डिडक्टेबल और एक खर्चा डिडक्टेबल नहीं है. ये विचारधारा और माइंड सेट है. यदि मेरे मन को लग गया या सुप्रीम कोर्ट के जज को लग गया कि यार ये खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है तो उसने डिडक्शन अलाउ कर दिया और किसी जज को लगा नहीं है तो उसने नहीं किया. तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है. इसी तरह से हम भी जब केस में जज करते हैं तो हम भी इस बात को प्रूव करते हैं कि ये बिजनेस के लिए है तो वो अलाउड है, नहीं है तो वो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म आफ्टर